सो हे एवरीवन, दिस इज़ मी एकता मिश्रा। बेसिकली आज हम अपने क्लास 12th का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे नीट के लिए और किसी भी बीएससी नर्सिंग या फिर सीनेट जैसे एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो इस चैप्टर को हमें पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। Biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी टेक्निक्स आती हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को निकालते हैं और उस एंजाइम का यूज़ करते हैं कुछ प्रोसेसेस या फिर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन, which are all microbes mediated process, could also be thought as a form of biotechnology। तो देखिए, हम बात करें कर्ड बनाने की या फिर ब्रेड एंड वाइन बनाने की, तो इन सब में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस हैं जिसकी हेल्प से वाइन, ब्रेड एंड कर्ड बनते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, क्योंकि इन प्रोसेस के अंदर हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि ह्यूमंस के लिए क्या है, यूज़फुल है। ठीक है, तो देखिए, हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो इसमें दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और एक होता है आपका एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। तो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं चीज़, कर्ड, ब्रेड, बियर या फिर वाइन बनाने के लिए, और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। अब ये तो हमने पूरा ऑर्गेनिज्म लिया। ठीक है, या तो हम पूरा ऑर्गेनिज्म लेंगे या तो हम ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स को लेंगे, मींस उसका डीएनए, आरएनए, सेल या फिर कुछ टिश्यूज़ को लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आती है? जीन थेरेपी आती है, और इसी को हमें इस चैप्टर में ब्रॉडली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गई? बायोटेक्नोलॉजी मीन्स आप समझते क्या है? देखिए, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम कुछ टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमें कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है, वो क्या है हमारा? बायोटेक्नोलॉजी। However, it is used in restricted sense today to refers to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on large scale। तो देखिए, जैसे कि अभी बताया, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो सारी प्रोसेसेस आ जाती हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कर्ड, ब्रेड, बियर, वाइन या फिर चीज़ ये सब बनाई जाती हैं। बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेनली वही प्रोसेसेस आती हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, और ये एक लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है। देखिए, जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है? ठीक है, देखिए, डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एनी ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिकल या एनी ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दिया है कि एनी ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ अल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ठीक है, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल को हम अल्टर कर दें, मतलब कुछ चेंजेस कर दें उसमें। अब ये जो चेंज है या फिर ये जो चेंज आया है उसको हम कैसे करेंगे? बाय द यूजिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए,
ये आपका हो गया बैक्टीरिया, जिसको हम ई कोलाई बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा, बैक्टीरिया हो गया। अब क्या होगा, ई कोलाई में इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। हमने बाहर से कोई जीन अंदर डाला, ठीक है, हमने बाहर से कोई भी जीन है ये, इसको अंदर डाला, ठीक है। तो फिर ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें क्या हो गया, हमने इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, अल्टर कर दिया, मतलब उसमें चेंजेस ला दी, और बाहर से हमने किसी जेनेटिक मटेरियल को, जीन्स को ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, बैक्टीरिया GMO हो गया, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये बन गया है, ठीक है। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे प्रोसेसेस आती हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिए, अब इसके अलावा भी कई सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। किसके अलावा, ये जो अभी हमने जेनेटिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेन्स को पढ़ा, GMO को पढ़ा, इसके अलावा भी कुछ कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो पहला क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना, जिसकी वजह से क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, जीन को सिंथेसाइज करें, उसके बाद से उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन का डेवलपमेंट भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, और कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसको क्या करेंगे, जो उसका करेक्शन करते हैं, वो भी कहाँ आता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। देखिए हमारी बॉडी में कोई डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, और उसकी वजह से हमें कोई बीमारी हो रही है, तो हम इस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर सकेंगे बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी को हम आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपके पास, समझ लीजिए ये कोई जीन है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई जीन है, ये जीन क्या है, डिफेक्टिव हो गई है, ठीक है, खराब हो चुकी है। तो इस जीन से क्या होगा, जो भी प्रोटीन बनेगी वो भी क्या होगी, खराब प्रोटीन होगी, ठीक है। कोई भी प्रोटीन यहाँ से बनेगा वो क्या होगा, वो भी डिफेक्टिव होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है। जब जीन ही खराब है भाई, तो इससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी डिफेक्टिव होगी और ये डिजीज़ कॉज करेगा। तो हमने जो जीन थेरेपी की वजह से इस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जीन थेरेपी करेंगे इसमें और इस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर देंगे। अब करेक्ट करने से ये प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। जो प्रोटीन बन रहा था यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोटीन, वो डिफेक्टिव प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने इस जीन को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। करेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एक अच्छा प्रोटीन बनेगा, डिफेक्टिव प्रोटीन नहीं बनेगा। और अगर डिफेक्टिव प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो जितना भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा अभी, ये सब किसके अंदर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसने ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को साथ लेके बायोटेक्नोलॉजी की एक न्यू डेफिनेशन दी है, ठीक है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है, वही जो अभी आपको बताया, एंशियंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलोज। तो EFB क्या, यही यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए, एक इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, ब्रिंगिंग टुगेदर मीन्स साथ में, किसी चीज़ को साथ में रखना। तो बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनिज्म के सेल हो गए, या फिर सेल के जो भी पार्ट्स हो गए, या फिर टिश्यू हो गया, या फिर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर एनालॉग मीन्स डीएनए या फिर आरएनए। तो ये सब मिलकर कुछ प्रोडक्ट्स या फिर कुछ सर्विसेज देते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी का जो ये डेफिनेशन है वो समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। Among many, the two core techniques that enabled the birth of modern biotechnologies are। तो देखिए, कई सारे टेक्निक्स हैं, बट उनमें से दो मेन टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। मतलब इसने जन्म दिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक्स ऑफ अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिकल मटेरियल यानी डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस these into host organism and thus change the phenotype of host organism। तो बेसिकली ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर करते हैं, ठीक है। फिर इस जेनेटिक मटेरियल को हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया और इसकी वजह से होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए से क्या होता है आपका, आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये सभी आपको पता होगा कि डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से क्या बनेगा आपका, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फिनोटाइप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप का चेंज आया है होस्ट की ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से हमने डीएनए की केमिस्ट्री को चेंज कर दिया। अब डीएनए चेंज हो गया तो उसमें आरएनए भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आरएनए चेंज हुआ तो उसमें प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। तो प्रोटीन चेंज हुआ तो इससे क्या होगा, फिनोटाइप भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम सबसे पहले टेक्निक का यूज़ करते हैं और जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, एंड फिर इस जेनेटिक मटेरियल को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो इससे होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। सो आई होप आप लोग को जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सॉरी एक मिनट, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये आपका क्या है, बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये मिस हो गया आपकी पीडीएफ से, ठीक है, हेडलाइन वहाँ पे लिखी नहीं है। तो पढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस to enable growth of only the desired microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccine, enzyme, etc। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, या फिर जो भी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस होती हैं, उसके आसपास का जो एम्बियंस मीन्स जो इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर या फिर जो माहौल होता है, उसको स्टेराइल बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको वहाँ से हटा दिया जाता है। इससे यह फ़ायदा होगा कि अब हमें सिर्फ डिज़ायर माइक्रोब्स को लार्ज क्वांटिटी पे ग्रो कर पाएंगे, और फिर इससे हमें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं या कौन कौन से वो आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से
प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over the asexual reproduction. अब देखिए हमें पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशंस and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as population. तो यहाँ पे former means क्या होता है, वही आपका जो sexual reproduction है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशंस आने से यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप होता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी SR लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, गैमीट बनेंगे। तो क्या बना यहाँ पे, गैमीट, गैमीट बना, ठीक है। ये गैमीट कौन से सेल डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस से, ठीक है। मियोसिस होता है इनमें। अब मियोसिस में दो चीज़ आती हैं, क्या 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 आता है उसमें, पहला आता है रिकॉम्बिनेशन, दूसरा आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आएगा रिकॉम्बिनेशन, सेकंड आपका आएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आपका रिकॉम्बिनेशन आता है और दूसरा आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये दोनों होने की वजह से मियोसिस के बाद जो गैमीट बनते हैं, मींस जितने भी गैमीट बनते हैं उनमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा, वेरिएशन आएगा, और दूसरी चीज़ क्या है, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, गैमीट्स में इनके क्या होते हैं, जो भी गैमीट्स बनते हैं उनमें क्या होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कि ये आपके पास क्या हो गया, स्पर्म है, और ये क्या है, कोई ओवम है, ठीक है। तो स्पर्म क्या कहाँ से आएगा, मेल से आएगा, और ओवम फीमेल से आएगा। क्या बनेगा, बेसिकली आपका जायगोट बनेगा, ठीक है। तो ये जायगोट बना, ठीक है। तो जो ये जायगोट बना उसमें स्पर्म एंड ओवम दोनों के जीन्स क्या है, प्रेजेंट है। तो दोनों जीन्स मिलकर एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। some of which may be beneficial to the organism as well as the population. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो वेरिएशन आती हैं उस ऑर्गेनिज्म को भी क्या होता है, फ़ायदा होता है, और साथ में पॉपुलेशन को भी क्या होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। अब देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है, ठीक है। मतलब इससे कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। जैसे एग्जांपल है, कोई भी आपका ये बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया डिवाइड होकर दूसरा बैक्टीरिया बनाएगा, ठीक है। तो ये किससे बना, एक सिंगल पेरेंट से बना, और यहाँ पे क्या होगा, कोई वेरिएशंस नहीं आएगा। डिवाइड होने के बाद दो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं आपके, लेकिन यहाँ पे वेरिएशंस आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपका सिंगल पेरेंट्स है, ठीक है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायरेबल या डिजायर्ड जीन। तो बेसिकली देखिए ये क्या होता है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, मतलब किसे कहते हैं हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या हो गया, ये आपका प्लांट है एक, ये आपका कोई भी प्लांट है, ठीक है, इसको हमने ए दे दिया है नाम। दूसरा भी आपका कोई भी प्लांट है ये, इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। और ये क्या है, ये डिजीज रेस्ट्रिक्टेड है। डिजीज रेस्ट्रिक्टेड मीन्स इसमें क्या होगा, जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। और ये बी जो है आपका, ये है हाई फूड प्रोडक्शन,
मीन्स इसमें क्या होता है, फूड का प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपका क्या है, हाई फूड प्रोडक्शन। देखिए अब ये जो प्रॉपर्टी है डिजीज़ रेस्ट्रिक्शन की, ठीक है, इसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। सेम ये जो प्रॉपर्टी है आपकी हाई फूड प्रोडक्शन की, इसके लिए भी कोई भी जीन रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि इस प्लांट में प्रेजेंट होगा। अब ए और बी में क्या होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो ए और बी में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक प्लांट सी मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी हमें प्लांट क्या मिल गया, यहाँ पे प्लांट सी मिल गया, ठीक है। अब ये जो सी प्लांट मिला है हमें, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, ठीक है। एंड इस प्लांट में दोनों की प्रॉपर्टी होगी, किसकी, बेसिकली ए एंड बी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अब सी में भी होगी, ठीक है। इसलिए हम इसको हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सी में आ गई, इसका मतलब जो जीन है वो भी क्या हो गया, सी में आ गया। तो इस जीन को हम डिज़ायर जीन बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो प्लांट ए में सिर्फ डिज़ायर ही जीन थी, ठीक है, कुछ अनडिज़ायरेबल जीन भी रही होंगी। तो हम इस ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को क्या करते हैं, तो ये जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अनडिज़ायरेबल जीन आपको सी प्लांट में मिला है इसको हम किसकी हेल्प से ख़त्म करना चाहेंगे, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। किस प्रॉब्लम को, जो कि सी प्लांट में आपका अनडिज़ायरेबल जीन भी आ रहा है, हमें केवल डिज़ायरेबल जीन चाहिए, ठीक है। तो अनडिज़ायरेबल जीन को हम किसकी मदद से हटा देंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The technique of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning, gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desired gene without introducing undesirable gene into the target organism। तो limitation क्या है, हमने ऊपर पढ़ा कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डिज़ायरेबल जीन के साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन भी चली आती हैं, ठीक है। तो हमारा लिमिटेशन है कि ये जो अनडिज़ायरेबल जीन है इसको उससे बाहर निकलने के लिए, तो इससे बाहर निकलने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र भी आते हैं। तो इसकी वजह से हम डिज़ायरेबल जीन को आगे भेज पाएंगे और अनडिज़ायरेबल जीन को क्या कर देंगे, वहाँ पे ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज़ समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिखा है, अगर आप डीएनए की किसी भी पीस को या फिर जीन को डायरेक्टली किसी एलियन ऑर्गेन्स के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो उस जीन का क्या होगा, उस जीन का जो भी एलियन ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए एलियन ऑर्गेनिज्म बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने ह्यूमन के जीन को लिया, ठीक है, किसी भी ह्यूमन के जीन को लिया, इस जीन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया बैक्टीरिया में, तो उस केस में बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, एलियन ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है, होस्ट हो जाएगा। मीन्स मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप डीएनए की किसी भी पीस को डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। देखिए जैसे भी कोई बैक्टीरिया हो गया आपका, ई कोलाई हो गया, जीन को डायरेक्टली बैक्टीरिया में अगर हम डालेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अब ये कोई जीन है, इसको बैक्टीरिया में डाल दिया गया तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्यों, मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मिड के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, प्लाज्मिड के साथ हम जोड़ के फिर अंदर डालेंगे बैक्टीरिया के, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है, एज अ डीएनए वर्क करता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये भी क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है। तो जैसे कि आपका प्लाज्मिड या क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करेगा, वैसे ही आपका ये जो फिर डिज़ायरेबल जीन भेजी गई है अंदर, ठीक है, वो भी क्या करेगा,
आपका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम कहीं पे भी इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो जो जीन आपने भेजा है, डायरेक्टली भेज दिया है, तो वो मल्टीप्लाई करना नहीं शुरू होगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के रेसिपिएंट में जब हम बैक्टीरिया यानी रेसिपिएंट के जीनोम में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जाके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट ऑर्गन्स। तो देखिए, अगर आप डीएनए के उस पीस को या फिर जीन को मल्टीप्लाई कराना है, मतलब रेसिपिएंट के या होस्ट के सेल में यानी बैक्टीरिया के सेल में, तो उस जीन को इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना पड़ेगा बैक्टीरिया के जीनोम के साथ, तभी ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए यानी बाहर से जो डीएनए का पीस डाल रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, अगर वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जाकर जुड़ गया, मीन्स उसका पार्ट बन गया, तब वो क्या है, स्टार्ट कर देगा रेप्लिकेट करना। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमोसोम है उसकी एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। ठीक है, इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब देखिए, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम तो आप सभी को पता होगा ना, क्रोमोसोम की एबिलिटी होती है क्या करने की, रेप्लिकेट करने की। ठीक है, तो क्रोमोसोम में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, वाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, अभी यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए in an organism is needed to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication। जब हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में डालेंगे तो वो तभी मल्टीप्लाई करेगा जब वो एलियन पीस ऑफ डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, जिन्हें हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। देखिए, आपका ये क्या हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका कोई प्लाज्मिड हो गया। ये प्लाज्मिड है, अब ये प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, एज अ डीएनए इसको बोला जाता है, और ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब प्लाज्मिड में ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस है, ये डबल स्टैंडर्ड है आपका। यहाँ पे सीक्वेंस जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ओराई बोलते हैं, और यहाँ पे एलियन डीएनए क्या होता है, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एलियन डीएनए को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देंगे, और वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्लाज्मिड को, ठीक है, इस प्लाज्मिड में ओराई होना ज़रूरी होता है, तभी ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा। और जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो ये जो डीएनए का पार्ट है वो भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्रोमोसोम में भी मिलेगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपका क्रोमोसोम में भी मिलता है और प्लाज्मिड में भी मिलता है। क्यों, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। तो इसे ही क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लोनिंग क्या होता है, कोई भी डीएनए है या कोई भी जीन है उसकी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बनाने को या बनने को हम क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो इंस्टेंस मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब पहली बार आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया था तो बेसिकली कैसे बनाया गया था और किन्होंने हेल्प किया था। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन
encoding antibiotic resistance with a native plasmid autonomously replicating circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium। तो पहली बार जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया तो उसमें किस किस का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, उसमें एक जीन का इस्तेमाल हुआ जो जीन कोड करती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। एंटीबायोटिक क्या होता है? एक ऐसा ड्रग होता है, ठीक है, ऐसा केमिकल होता है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब देखिए यहाँ पे कोई जीन है, ठीक है, अगर इस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम डाल देते हैं, ठीक है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इसमें क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या लेंगे? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमने इसमें क्या कर दिया? डाली है, बट ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को नहीं मार पाएगा। हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक डाली बट ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को मार नहीं पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा? क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, ऐसी जीन है जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर देता है, मतलब मार नहीं सकता, ठीक है। तो इसके पास एक ऐसी जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए ये जीन लिया गया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया गया था, ठीक है, और साथ में ये प्लाज्मिड लिया गया था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ के पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला था। तो देखिए ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में आपको क्या मिला? एक जीन मिला जो कि क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, ये आपका प्लाज्मिड है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट का नाम है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। स्टैनली एंड हर्बर्ट ने मिलकर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था। अब इन्होंने देखा सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के डीएनए में एक जीन मिल रही है जिसका जो क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो उन्होंने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन को सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्या कर दिया? निकाला। और फिर दूसरा बैक्टीरिया जो कि ई कोलाई है, इसको क्या किया? प्लाज्मिड को बाहर निकाला, मतलब इसके अंदर से जो प्लाज्मिड है उसको बाहर निकाला। फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या किया? कट किया, ठीक है, कट किया, और फिर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को उसमें इंसर्ट किया। देखिए ई कोलाई से क्या किया? प्लाज्मिड को निकाला, तो ये आपका प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या किया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसके बाद से क्या किया? इसको किसकी हेल्प से कट किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे एक कट लगा दिया, ठीक है। कट करने के बाद ये जो पार्ट था आपका, इसको निकाल के फेंक दिया, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे? निकाल देंगे। यहाँ पे कट लगाए और यहाँ का जो जीन था, पार्ट था, उसको निकाल दिया और वहाँ पे क्या इंसर्ट कर दिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इंसर्ट कर दिया जो कि कहाँ मिल रहा था? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में मिल रहा था। तो ये आपका कहाँ से आया? ई कोलाई बैक्टीरिया से आया। और ये जो आपका जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, वो आपका सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से आया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या बन गया आपका क्या बना था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टैनली कोहेन ने लैब में बनाया था, ठीक है। The cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of so-called molecular season restriction enzyme। तो बेसिकली क्या है? डीएनए को जो कट किया जाता है, ठीक है, देखिए क्या होता है, डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना होता है, ठीक है। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं? उसको कट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं।
द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। अब देखिए डीएनए का जो कट पीस है, मीन्स डीएनए का जो भी छोटा पीस है उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। These plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA attached to it। अब देखिए जो प्लाज्मिड डीएनए होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वेक्टर बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए को हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। You probably know that mosquito act as insect vector to transfer the malarial parasite into human body। अब आपको पता है कि जो मलेरिया में मॉस्किटो होता है वो वेक्टर की तरह क्या करता है, काम करता है, क्योंकि वो क्या करता है, मलेरियल पैरासाइट जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन की बॉडी में, एंड इसलिए मॉस्किटो को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से प्लाज्मिड डीएनए को वेक्टर क्यों बोलते हैं, मीन्स प्लाज्मिड डीएनए को वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो प्लाज्मिड डीएनए है वो पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफ़र कर देता है किसी भी सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया सेल में। तो देखिए जैसे ये आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मिड हो गया, यहाँ पे आप क्या लगा है, वही जीन लगा है जो आपका क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। इसको हम इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरिया के अंदर, तो बेसिकली ये आपका प्लाज्मिड क्या हो गया, प्लाज्मिड आपका वर्क कर रहा है एज अ वेक्टर, और ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो मॉस्किटो है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ वेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the same way, a plasmid can be used as vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism। तो ये आपको अभी बता दिया कि उसी तरीके से जो क्या है, प्लाज्मिड भी क्या करता है, एक्ट करता है वेक्टर की तरह। The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector became possible with the enzyme DNA ligase, which act on cut DNA molecule and joined their ends। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया है या जीन ली है उसको प्लाज्मिड के साथ डीएनए लाइगेज की हेल्प से क्या करते हैं, जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये लाइगेज जीन के एंड पे क्या करते हैं, काम करते हैं, मीन्स वहाँ पे जो जुड़ते हैं प्लाज्मिड से, ठीक है। जैसे ये आपका प्लाज्मिड हो गया और ये आपका क्या हो गया, कोई भी जीन हो गया, तो इसके एंड्स जो हैं यही लाइगेज को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएट इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया यहाँ पे, क्योंकि हमने प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये सर्कुलर है, ऑटोनोमसली यानी कि क्या है, इंडिपेंडेंट है, और रेप्लिकेटिंग मतलब ये रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host of DNA polymerase enzyme and make multiple copies। अब ये जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला इसको हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब इस ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसको समझते हैं। देखिए जो प्लाज्मिड है ये डीएनए है, और डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है जिसको डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, और ये डीएनए पॉलीमरेज ई कोलाई से आएगा। ई कोलाई के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है वही यहाँ पे एक्ट करेगा, और इससे जो प्लाज्मिड है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज बनेगी। The ability to multiple copies of antibiotic resistance genes E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli। तो देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है जिसकी क्या हो रही है, कॉपी बन रही है कई सारी, एंड इसी को क्लोनिंग बोलेंगे, ठीक है। मतलब मल्टीपल कॉपी बनने को हम ही क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। You can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modified an organism। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है तो उसके 3 बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक स्टेप हैं।
पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। तो सबसे पहले हम उस डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे हमारी डिजायरेबल जीन है, ठीक है, जिसमें हमारी क्या है, डिजायरेबल जीन है। जैसे यहाँ पे हमारी डिजायरेबल जीन है, ठीक है, यहाँ पे हमारी डिजायरेबल जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, पता लगाएंगे। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल डीएनए इनटू द होस्ट। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल डीएनए को हम होस्ट के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम जो जीन हमें डिज़ायरेबल है, जो हमारी डिज़ायरेबल जीन है कि हाँ भाई मुझे यही जीन चाहिए, ठीक है, उसको हम लेंगे, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि यही है या कोई और है, उसको फिर हम इंसर्ट करेंगे होस्ट के सेल में, ठीक है, होस्ट के सेल में उसको इंसर्ट करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू द प्रोजेनी। तो देखिए, जिस डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस किया था वो वहाँ मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे जीनोम के साथ मिल जाएगा, फिर उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, फिर जो प्रोजेनी बनेगी उसमें डीएनए क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश की है। ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी ना, ये थोड़ा क्या है, थोड़ा टफ चैप्टर है, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्लोनिंग क्या है, वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड क्या है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है, ये सब आपको समझते हुए आता जाएगा, ठीक है। सो परेशान मत होइए, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है, और एक टॉपिक यहाँ पे कवर भी हुआ है, तो पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।